जय बद्र विशाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ भारत के 4 धामों में से प्रथम धाम बद्रीनाथ धाम। इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण और बारीक बारीक जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपकी बद्रीनाथ यात्रा प्लान करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो अंत तक इस वीडियो बने रहिएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जोशीमठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अलकनंदा नदी के किनारे पर है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उनकी प्रतिमा काले रंग के पत्थर से बनी हुई है। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी है देहरादून से। आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं से भी जाते हैं तो समय लगता है 9 से 10 घंटे। बद्रीनाथ के लिए डबल लेन की रोड है NH 58। आप गुजरेंगे ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और गोविंद घाट होते हुए पहुंचेंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने से पहले आप अपना 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में कराने से आपकी समय की बचत होगी, और इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 जगहों पर इसकी चेकिंग होती है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं पहले पहुँचा हूँ देवप्रयाग। यहाँ के संगम के मनमोहक दृश्य और गंगा की पवित्रता ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। तो मैंने भी मन बना लिया कि गंगा स्नान करके ही आगे बढ़ा जाए। जैसे ही मैंने गंगा में डुबकी लगाई, सचमुच दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया, और सच में दिल के अंदर एक पवित्रता और एक भक्ति भावना जागृत हो गई। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं रघुनाथ मंदिर, जो कि राम जी का मंदिर है। देवप्रयाग से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हमें श्रीनगर से थोड़ा आगे दर्शन हुए माँ धारी देवी के मंदिर के, जो कि अलकनंदा के बीच में स्थित है। कहते हैं ये माँ चारों धामों की रक्षक है और चारों धामों की शक्ति इसी माँ के पास है। तो जाते समय इसके दर्शन जरूर करते हुए जाएं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपनी यात्रा की शुरुआत आप सुबह जल्दी करें और बरसात के मौसम में अपनी यात्रा को अवॉइड करें। एट लास्ट लंबी ड्राइव के बाद हम रूम में पहुंच गए हैं। काफ़ी होटल्स देख के बार्गेनिंग करके ये फाइनल किया हमने रूम, और इट्स गुड। आपको इस प्राइस में ये रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑफ सीजन है, ये अप टू बार्गेन, और आपको बहुत सारे रूम देखने होते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ आपको रूम मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि बद्रीनाथ पहुँच के स्टे कहाँ करें। अगर आपने पहले ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग्स कर रखी है दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला, यात्री निवास और आश्रम्स हैं जहाँ आपको रहने की कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के भी होटल्स हैं, जिसमें देवलोक और यात्री निवास। देवलोक में डिलक्स और सेमी डिलक्स रूम है। डिलक्स की प्राइस है 5300 रुपीज़ एंड सेमी डिलक्स की है 4200 रुपीज़, और यात्री निवास में डोम्स की प्राइस है 700 रुपया पर पर्सन। इसके अलावा आपको जो रोड हेड के पास होटल्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं, और रोड से थोड़ा ऊपर वो आपको कम दाम में मिलेंगे। बट ऑन एन एवरेज यहाँ पर 1500 से लेके 4500-5000 तक के रूम्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चिंता की ये बात नहीं कि पार्किंग की हर होटल के पास कुछ न कुछ व्यवस्था है, तो आपको अपनी गाड़ी पार्क करने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूम्स में सेटल होने के बाद आप जब फ्रेश हो जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रात को मंदिर एक बार ज़रूर घूम के आएँ, क्योंकि वैसे तो कपाट 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन आप जाके उस समय मंदिर में बहुत शांति रहती है, और रात की लाइटिंग में बद्रीनाथ मंदिर की छवि एकदम अनोखी, एकदम निराली है। और उस टाइम भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं होती है। आप वहाँ पर पूरा इलाका तप्त कुंड है, आसपास के जितने भी इलाके को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दूसरा, हर कोई चाहता है फ़ोटो बनाना, रील बनाना, वीडियोग्राफी करना, तो उसके लिए वो बेस्ट समय है, क्योंकि आप उस टाइम पर आप अकेले बहुत कम लोग होते हो, आप अपनी इंडिविजुअल फ़ोटो रील्स वहाँ पर बना सकते हो। और आपको बता दो, बद्रीनाथ के कपाट बसंत पंचमी में के पंचांग के बाद उसकी डेट निर्धारित की जाती है, जो कि अप्रैल माह के आसपास होती है, और ये यूजुअली केदारनाथ के 2 दिन के बाद खुलता है, और कपाट बंद होते हैं अक्टूबर नवंबर में विजयदशमी के दिन। तो आप इस बीच में अपने यात्रा का प्लान करें। सुबह जब आप मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो आप सामने देखेंगे नर और नारायण के 2 पर्वत। मान्यता है कि ये 2 नर और नारायण पर्वत आपस में धीरे धीरे मिल रहे हैं, और जिस दिन ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्री में शिफ्ट किया जाएगा। बद्रीनाथ पर्वत के बीच से एक आपको चोटी दिखाई देगी, बर्फ़ से भरी हुई। वहीं जब सूर्य की रोशनी वहाँ पड़ेगी तो दृश्य बहुत विहंगम होता है। अब जाते समय आपको रास्ते में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिलेगा। ये मोदी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट का मास्टर प्रोजेक्ट है। इसका मास्टर प्लान बनने में अभी 2-4 साल और लगेगा, तो उसमें यहाँ एकदम काया पलट हो जाएगी। रिवर फ्रंट और एंट्रेंस बहुत ही भव्य और वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप सुबह दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको एक पर्ची कटानी होती है। जो आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसी के QR कोड को स्कैन करके वो एक पर्ची निकालते हैं। तो आप अपने ग्रुप में से किसी सदस्य को पहले ही भेज दीजिए, वो वहाँ जाके पर्ची कटा लेगा, जो कि आपका वहाँ पर लाइन में समय वेस्ट ना हो। बद्रीनाथ के दर्शन हर उम्र के लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैदल चलना होता ही नहीं है। रोड हट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है। अगर वहाँ भी कोई बुजुर्ग या कोई और समस्या से लोग चल नहीं सकते हैं तो उसके लिए वहाँ पर पिट्ठू वाले लोग बैठे होते हैं, जो आपको उसमें पिट्ठू में बिठा के वहाँ पर दर्शन करा देते हैं। आप जब बद्रीनाथ आएँ तो कम से कम 2 दिन का समय लेकर आएँ, क्योंकि बद्रीनाथ के आसपास देखने की और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर मेरी तरह आपको छुट्टी की प्रॉब्लम है या समय की पाबंदी है, और बस एक ही दिन है, तो उसके लिए आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के दर्शन के लिए जाएं। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और सुबह 4:30 बजे अभिषेक व पहली आरती होती है। बद्रीनाथ में आसपास और भी बहुत सुंदर जगह है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सुबह जल्दी उठ के दर्शन करिए। आप सिर्फ ब्रश करके निकलिए और वहीं पर तप्त कुंड में नहा के भगवान जी के दर्शन करिए। आप देखेंगे कि 10 मीटर नीचे बह रही अलकनंदा का पानी -5 डिग्री से भी नीचे होगा, और वहीं 10 मीटर ऊपर उबलते हुए कुंड हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि आप जब तप्त कुंड में नहा के भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और आपको सुबह दर्शन जाते समय बाज़ार में ये प्रसाद ये और कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, माला वाला, उसके लिए समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लाइन में लगते हैं तो वो सब सारी चीज़ें आपको लाइन में ही बहुत सारे हॉकर्स आके बेचते रहते हैं, और वहाँ पर उसके दाम भी बहुत कम होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बद्री विशाल जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, तो फ्रेश तुलसी के पत्ते की बनी हुई माला जब आप लाइन में लगे रहेंगे तो लोग वहीं आके बेचते हैं। ये हम दर्शन की लाइन में लगे हैं। ये पीक टाइम नहीं, ऑफ सीजन, फिर भी काफ़ी भीड़ है। सुबह के 8:15 हो गए हैं, अभी लाइन लंबी है, और इस लाइन में लगने का जो पेशेंस है ये इसलिए बढ़ती है। और बीच में दूसरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो पेशेंस यहाँ दिखाते हो ये आपकी श्रद्धा और भक्ति है।
लाइन में लग के जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको दर्शन बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और सारी थकान मिट जाएगी। यहाँ पर मैनेजमेंट इंतज़ाम बहुत अच्छा है। मुख्य मंदिर के दर्शन करके जब बाहर निकलोगे तो बाहर भी बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य का है, लक्ष्मी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो एक गोलू देवता की धुनी भी जलती है। अंदर ही भगवान जी का भोग भी बनता है। आप पर्ची कटा के उस भोग को ग्रहण कर सकते हो। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वो आसपास घूमने के बाद वापसी में आप बद्रीनाथ ना रुक के आप सीधे जोशीमठ चले जाइए। रात वहीं बिताइए, वहाँ भी बहुत सारे होटल्स हैं। और सुबह जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है, जहाँ सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ की डोली इसी मंदिर में आके रुकती है। तो इस मंदिर के दर्शन करते हुए आप सुबह निकलेंगे तो आपका वापसी का समय भी बचेगा। अब मेरे भी दर्शन हो गए हैं। आप सभी पर बद्री विशाल की कृपा हमेशा बनी रहे। अब मैं निकल रहा हूँ माना विलेज और वसुधारा ट्रैक के लिए, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें आपको डिटेल जानकारी दूंगा भारत का पहला गांव और वसुधारा फॉल का डिटेल जानकारी। थैंक यू, बाय बाय।